बहुत अच्छा मौका गवा दिया भारत ने। हर देशवासी का अभी इसी तरीके से गुस्सा निकलकर बाहर आ रहा है, क्योंकि हर कोई पाक को उसके किए की सजा बहुत बड़ी देना चाहता था, जिससे कितनी भी बड़ी कुर्बानियां देने को तैयार था हर भारतवासी। लेकिन पीएम जिस तरीके से हमारे सामने आए, अपने मुद्दों को लेकर आए, अपने मिशन को लेकर आए, उन चीजों पर भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलता रहेगा और कब पाक की इन हरकतों पर लगाम लग पाएगा, और इंदिरा गांधी जिस तरीके से बीच में वायरल हुई, आयरन लेडी जिस तरीके से जानी जाती थी, क्यों नहीं बन पाए नरेंद्र मोदी वो चीज, वो भी आपको सब कुछ डिटेल में समझाने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने देश में अपनी सेवा दी हुई है और उस इमोशंस को समझते हैं। अभी जो चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, फौजियों पर क्या बीत रही होगी, सेना पर क्या बीत रही होगी और आम जनों पर भी क्या बीत रही होगी, वो अच्छे से आपको इन सारे सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इन सारे बातों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज मेरे साथ कर्नल देवानंद जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। तो सर, सवाल मेरे बहुत सारे होंगे, क्योंकि एक आम जन के पर्सपेक्टिव से भी मैं सोचती हूँ, और राजनीति में जो चल रहा है वो सब चीजें, दोनों सिक्के के अलग अलग पहलू दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हमारे तरफ से अंजाम दिया गया और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद हर भारतवासी यही चाहता है कि अभी हम अपना बदला और ले सकते थे। इस ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित करने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या रणनीतियां रही होंगी भारत सरकार की, पीएम मोदी की? देखिए, अब तो किसी को लगना ही नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री स्वयं आकर के देश को एड्रेस करके उन्होंने बोल दिया, तब लगने की तो कोई गुंजाइश है नहीं। पहली बात यह है कि ये जो 22 अप्रैल को हमला किया गया था पाकिस्तान द्वारा, आतंकियों द्वारा, निर्दोष 28 हमारे नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, और उसके अंदर बता के की गई थी महिलाओं को कि हम तुम्हारे मर्दों को मार रहे हैं और जाके मोदी को बोल देना। ये ऐसी एक दर्दनाक कहानी थी जिसके ऊपर किसी भी इंसान ने उनका समर्थन नहीं किया। और उसके उपरांत जिस प्रकार भारत सरकार से उम्मीद थी, भारत सरकार और सेना ने ऐसा बदला लिया जो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अब कई वर्षों तक याद करेगा। और वो बदला ये था कि पाकिस्तान के सीमा में 5 टेरर कैंप्स पीओके में थे, 4 पाकिस्तान में। भावलपुर तक आकर के भारतीय सुरक्षा बलों ने, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, दोनों ने वो ऑपरेशन लॉन्च किया। नेवी ने सपोर्ट में समुद्र की ओर से, अरेबियन सी से किया, और उनको ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल पाकिस्तान में, बिल्कुल उनकी आईबी को क्रॉस करते हुए किया गया, जो मैं मानता हूं ये बिल्कुल ऐतिहासिक कदम था। जहां तक मैं, आपने कुछ बीच में इंदिरा गांधी और कुछ 71 की बातें मैं आपसे बाद में करूंगा। अब जब ये किया गया तो आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, और जो मैं भी समझ पा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर था आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन। उसमें 3 फेज है। पहली फेज है आतंकियों को मारना, दूसरी फेज है आतंकियों को समर्थन करने वाली सरकार या उस तंत्र को खत्म करना, और तीसरा है कि नामो निशान फिर कभी ऐसा आतंकी हमला हो, ऐसा कार्य किया जाए। देखिए, एक दिन का ऑपरेशन नहीं हो सकता। पहली फेज बिल्कुल इफेक्टिवली की हमने। दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने सोचा कि अब मौका है, और चीन ने भी शायद सोचा, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी ने सोचा, जो देश के अंदर हमारे जो मोदी को रोज गालियां देते हैं, उन्होंने सोचा अब मौका आ गया, मोदी को हम कल ही सरकार, ये जो जितने भी जो लोग थे, उन्होंने कहा कि देखिए तुम्हारे ऊपर हमला हो गया। ये इन लोगों की आवाज सुन करके पाकिस्तान ने हमला लॉन्च कर दिया हमारे ऊपर 8 तारीख को शाम तक। और उससे पहले एक घटना और होती है जिसने दुनिया को, वैसे तो सब जानते हैं चेतना जी कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट है, पर वो उस दिन जब भारत सेनाओं ने भावलपुर के अंदर खास करके जो देखा गया, वहां से जो टेररिस्ट मारे गए, जो सैनिक टेररिस्ट है,
तो उनका जब जनाजा हुआ तो आतंकवादी के पीछे उनके लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग खड़े हैं, राष्ट्रपति तक अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। संवेदना व्यक्त करना अलग है, वो लोग वहां उसके जनाजे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर जिनको पहचान पाए मीट, एक उनका जनप्रतिनिधि जो उनके पार्लियामेंट में बैठता है, और सामने टेररिस्ट जो वांटेड है वो उसका जनाजे का लीडरशिप कर रहा है। ये क्लियर हो गया जब ये एक्सपोज हुआ पाकिस्तान, जब सोशल मीडिया के मार्फत ये दुनिया में पहुंची। अब पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको हमला करना पड़ा। उस हमला करने में लोगों को बड़ी तसल्ली मिल रही थी। अब देखते हैं भारत क्या करेगा, अब देखते हैं कितने दिन करेगा। जो भारत को, हमारा मिशन अलग है, हमारा सबके पूछ के थोड़ी हमला करती है सरकार या सेना, वो अपना एम है और पब्लिकली थोड़ी बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पीएम ने सबके सामने कल बोला कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है हमारा मकसद। मैं एक बात खत्म करता हूं, उसके बाद देखिएगा जब ये होता है, एक्सपोज हो गए, उन्होंने हमला किया, तो भारतीय सेना को जवाब देना था। और जवाब के लिए आई एम श्योर, ये कहना मेरे लिए अनुचित नहीं होगा कि भारतीय सैन्य अधिकारियों को अक्रॉस मारने के लिए पॉलिटी और दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। पर जिस प्रकार से 11 एयरफील्ड्स पे अटैक किया और उनके न्यूक्लियर स्टोर जो उनकी अंडर स्टोरेज में जो है, उस पर भी 2 ब्रह्मोस मारी गई है, जैसा अभी ज्ञात हो रहा है। और ये पब्लिक डोमेन में एग्जैक्टली कभी नहीं आएंगी, पर जिस प्रकार से न्यूक्लियर रेडिएशन की बातें हो रही हैं, भूकंप की बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान दहला हुआ। और एक तरफ इसके साथ देखिए, वहां बलूचिस्तान वाले भी लोग भारत जिंदाबाद, भारत आपके साथ खड़े थे। तो उस समय में जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और भारत सरकार ने, हमारे डीजीएमओ ने, देखिए डीजीएमओ है वो कोई आपके सामान्य नागरिक नहीं है, वो जिम्मेवारी समझते हैं। और मैं भी उनकी जगह नहीं हूं तो मैं आज नहीं कमेंट कर सकता, पर जब उनको बातचीत हुई, उन्होंने सरकार से क्या बात की, प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, बताया तो नहीं क्या बात है, बोल दिया कि भाई हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसने जो दुस्साहस किया था उसका जवाब हमने दे दिया है। और वो पांव पे आपके गिड़गिड़ा रहा था, अब वो गिड़गिड़ाते रोकना था नहीं, वो डिबेट की बात है, पर वो हमारे सैनिक ही जानते हैं कि हम आगे। देखिए ये अभी समय लगेगा इन चीजों का, पर आज के दिन मैं ये मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके 3 बातें साफ कही हैं। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, पानी और खून साथ नहीं बह सकता। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। लास्टली ही सेड, उन्होंने बोला कि आतंकवादी को समर्थन करने वाली सरकार और समर्थन करने वाले संगठन भी आतंकवादी ही माने जाएंगे आज के बाद हमारे से। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने आतंकी। और लास्टली उन्होंने एक संदेश दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल तुम्हारा नहीं चलेगा। पाकिस्तान कर ही रहा था, पाकिस्तान को क्या पता कि हिंदुस्तान आकर के तेरे न्यूक्लियर ठिकाने पे ठोकेगा। तो देखिए ये बहुत सराहना की बात है। डिबेट करने को हम चाहे जितनी कमियां निकाल सकते हैं, पर मैं ये मानता हूं, देखिए डिप्लोमेसी अपना काम करती है, हमको समझना चाहिए। जब कोई 2 देश युद्ध करते हैं तो बैकडोर डिस्कशन चलते हैं, उस समय सारी बातें होती हैं। अगर कोई एक व्यक्ति उसको ला करके पब्लिक डोमेन में, जैसे ट्रंप ने, वो तो वैसे ही विश्वास लायक व्यक्ति नहीं है, हम सब जानते हैं। चेतना जी सुबह वो कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, तो आई डोंट थिंक वो एक अलग ही अपनी तरह की राजनीति पर उन्होंने जो डिप्लोमेटिक बैकडोर की बात जो पब्लिक में ला करके ट्वीट किया, जिससे भारत के नागरिक आहत हुए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे भी लगा फॉर अ मोमेंट। बट जब हम बैठ के सोचते हैं कि जब डीजीएमओ साहब से सैन्य अधिकारी सबसे बड़े पूरे, और देखिए ये वो सेना है, पुरानी सेना नहीं है, प्लीज। मैं मानता हूं, मुझे गर्व है आज की सेना पर। एक मिसाइल, एक उनका आदमी को घुसने नहीं दिया। उन्होंने ट्राई किया था आईबी को क्रॉस करने का, एलसी को, सबको भारत की सीमा में नहीं घुसने दिया, जो मैं मेरे सेना की जानकारी से बता सकता हूं, जो मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरी, हमारे जो पिछले 10 वर्षों में टेक्नोलॉजी का हमने इनकॉर्पोरेट किया सेना, बिना टेक्नोलॉजी और बिना फौज के संसाधन पे और एक विजन, तो मैं तो हमारे सैन्य अधिकारियों की तारीफ करूंगा जो समय समय पर सरकार के साथ मिलकर के पूरी सेना का ये किया है। तो बस यही है कि एक तो ये डिप्लोमेटिक जो बैकडोर चर्चाओं के ऊपर बुरा लगा, मैं खुद स्वीकार करता हूं, पर डजंट मीन
कि जब मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया, हमारे तीनों चीफ ने एयर, नेवी और तीनों के ऑपरेशनल ऑफिसर्स ने, ऑल लेफ्टिनेंट जनरल, सीनियर ऑफिसर्स, तो उन्होंने जब सामने आके क्लियर कर दिया, और मैं मानता हूं हर व्यक्ति को हर बात की जरूरत बताने भी जरूरत नहीं समझते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जो और आज अभी मैं थोड़ी देर पहले न्यूज में देख रहा था, मोदी जी पूरे देश को एड्रेस करने के बाद आज सैनिकों के बीच में गए हैं। और इससे होता है क्या, देखिए, जब पब्लिक में अफवाहों का बाजार गर्म होता है ना, और अफवाह क्या है, बिल्कुल झूठ नहीं होती है। ये समझदार लोग हैं ना, चेतना जी, जिनको मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअल्स, जिनको मैं कहता हूं विद्वान, वो क्या करते हैं कि एक बात को ऐसे तरीके से पकड़ते हैं, सामान्य आदमी नहीं, मेरे आपको भी लगेगा कि ये सही बोल रहा है यार, ये क्या कर दिया, तो कन्विंसिंग होते हैं वो लोग, नैरेटिव के तहत काम करते हैं, तो उनसे सावधान। उसी नैरेटिव के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि अब वक्त है पूरे देश का एक साथ रहने का, एकजुट रहने का। अपनी ही सरकार और अपने ही नेतृत्व के खिलाफ अगर आप हो जाते हैं, क्योंकि तमाम सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और उसी बीच जब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ कि आयरन लेडी नहीं बन पाए हैं, आयरन लेडी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, मोदी जी का 56 इंच का सीना 5 इंच का रह गया, और अफसोस हो रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमें इतनी बेइज्जती फील हो रही है। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर उनकी इज्जत हो तो बेइज्जती होगी ना, ये क्या बकवास कर रहे हैं, आपको क्या ज्ञान है भाई? एक दुकान चलाने वाला व्यक्ति अगर मेरे को कोई फौजी को बोले आप बिजनेस कर लो, मैं डूब जाऊंगा, मुझे क्या पता बिजनेस का। घर पर बैठकर और सोशल मीडिया पर इस तरह की देखिए मैं देशवासियों से कहूंगा भाई, मैं भी सामान्य नागरिक हूं आज, पर मैं आपसे गुहार लगाना चाहता हूं कि एक बात बताओ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। अगर आज मैं बिजनेस खोल लूं तो डूबूंगा ही यार, और मुझे बिजनेस वाले ज्ञान देने की मैं दूंगा तो कितनी समझदारी है। एक तरफ तो आर्थिक मंदी ऑलरेडी दुनिया में आई हुई है, शेयर बाजार धड़ल्ले से नीचे गिरा हुआ है, महीनों हो गए ऊपर नहीं चढ़ा, यूक्रेन और रूस अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, पर मैं इन लोगों को एक चीज, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, जो ये बड़े दिमाग से हमारे लोगों का दिमाग पे असर डालती है। और देखिए पाकिस्तान का, मैं इनके जो झूठ फैला रहे हैं, उन्होंने क्या झूठ फैलाया है, जैसे पूर्व में फैलाते रहे थे हमने भारत को हर युद्ध में हरा दिया, अभी भी ये कह रहे हैं हमने भारत को हरा दिया, भारत के हथियार गिरा दिया, ये झूठे हैं। नागरिकों से मेरा आग्रह है, देखिए बच्चों, देखिए मेरे भाइयों, देखिए मेरे बुजुर्गों, और देखिए मेरी बहनों, मैं एक चीज आपसे आग्रह करूंगा, अगर स्टूडेंट है तो मैं आज स्टूडेंट की बराबरी नहीं कर सकता, एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बेहतर जानता है कैसे करना है, और एक सेना का अधिकारी है वो जानता है बेहतर कैसे लड़ाई करनी है, और एक मोदी जी जानते हैं, देश की पूरी खबर उन्हीं के पास है। तो रही बात आपको विश्वास नहीं है तो वो आपकी गलती है, मैं तो सैनिक कह रहा हूं, भारतीय सेना कह रही है, और जो आप ये उस नैरेटिव में आ रहे हैं ना कि भाई 36 इंच का सीना, देखिए सीना जिसका जितना है वो सब जानते हैं। और चेतना जी आपने एक बात कही, मैं वैसे इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूं, मैं कुछ तथ्य देश के सामने रखना चाहता हूं हाथ जोड़कर विनम्रता से, और मैं चाहूंगा कि आप ये देश के साथ पहुंचाने का पे। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का सीना, मोदी जी का ये, मोदी जी का, देखो मैं मोदी जी से मिला नहीं हूं, मैं मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे जानता नहीं हूं, पर जो मैं मेरे सीनियर सिटीजन स्टेट में आने के बाद मैं ये कह सकता हूं, भारत में अगर कोई आज के दिन व्यक्ति है, मैं मिला भी नहीं हूं और मुझे मिलना भी नहीं है, और आप मेरे को जानते हैं, मुझे कोई शौक भी नहीं है किसी से जाके मिलने का, पर एक बात मेरा एनालिसिस कहता है, अगर देश के पास मोदी है तो हमारा सौभाग्य है, जिसके कारण सबको वो जो काम ठीक कर रहे हैं। अब यहां पर जो मैं 71 की बात आपने कहा है, देखिए इतिहास की बातें, मैं मेरे दादाजी ने बिल्कुल बड़े काम किए हैं उनका समय, पर जो ये इंदिरा और मोदी का नाम लेकर के अब सैनिकों का क्यों अपमान कर रहे हो भाई? अरे भाई सैनिकों का क्यों अपमान कर रहे हो? कौन है ये? कई लोग कहते हैं जो महिमा मंडन की आदत है ना जी, हम गुलामी में इतने चेतना जी गुलाम हो गए कि आज भी हम गुलामी की बात करते हैं, व्यक्ति महिमा मंडन में लग जाते हैं। अरे भैया कई बार लोग कहते हैं इंदिरा जी ने टुकड़े, किसके टुकड़े कर दिए? क्या बकवास कर रहे हो? टुकड़े करने के लिए कलेजा चाहिए। ये सैनिक हैं जो मां भारती के लिए, आप जैसे युवा हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं जो बॉर्डर पर सेना में लड़ाई लड़ते हैं। प्लीज सैनिकों का श्रेय पॉलिटिशियंस को मत दीजिए, और सैनिकों की कमी को पॉलिटिशियन पे मत थोपिए, मेरी पहली राय। दूसरी राय, मैं आपको 71 के 3 चीजें बताऊंगा युद्ध की बातें, मैं ये नहीं कहूंगा किसने गलत किया, देखिए इतिहास इन चीजों में जाकर के तय कर सकता है। भारतीय सेना के शौर्य को राजनीतिक व्यक्तियों का शौर्य बताने की गलती मत करो।
नंबर 1, अगर आप सैनिक से प्रेम करते हैं तो। नंबर 2 बात, जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है, राजनीतिक व्यक्ति वहां बैठे मदद कर सकते हैं, न कि हार और जीत का फैसला कर सकते हैं। 71 में जो हुआ, विजय सैनिकों की थी, विजय देश की थी, विजय हर व्यक्ति की थी, पर श्रेय सेना से नहीं ले। अगर आप लेते हैं तो मैं इसको अनुचित मानता हूं, और तो मैं कर क्या सकता हूं, डेमोक्रेसी है। आप मोदी जी को गाली देते हो, कल मेरे को गाली दोगे, अनुचित है, हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए 3 बातें 71 की बताऊंगा। भारतीय सेना ने 98,092 और कुछ मिलाकर के हमने PW पकड़े थे। नंबर 2, 5,300 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का, वेस्टर्न पाकिस्तान में हाजीपीर हमने कब्जे किए थे। नंबर 3, हमारे जो सैनिक थे, सैनिकों के जितने भी उन्होंने टाइम मांगा, जो किया। और तीसरी बात, जो हमारे पाकिस्तान के साथ मसले थे, उनका क्या हुआ मैं आपको अभी बताता हूं। हमने वो युद्धबंदी छोड़ दी है चेतना जी। हमारे 5,000 कभी एक भी लौट के नहीं आया। तय कर लो भाइयों, महिमा मंडन बंद करो। ये वो ताकत है जो लोगों को बेवकूफ बनाती है। दूसरी बात, जब हमने उनका कैप्चर किया इलाका, 5,000 वापस क्यों लौटाया? अब ये लोग ज्ञान बांटेंगे उस समय की परिस्थिति, तुम थे क्या? और तुम भी उन्हीं की सुन रहे हो जिनको अब मैं क्या बोलूं भैया। तो जो वापस लौटा दिया, और जो हमारा कब्जा किया POK, वो वापस क्यों नहीं लिया, कोई बताए मुझे। अब कांग्रेस वाले या जो ये महिमा मंडा वाले लोग, उसने क्या किया मैं बताता हूं। उसके बाद आप सेना का सम्मान करते, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, देश को नतमस्तक रहता हूं। पर अब बताइए, जिन सैनिकों ने बलिदान दिए, उनको 5,000 को वापस नहीं लेना था क्या? उसके बाद आइए, लड़ाई हो गई, सब भूल जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, 25 जनवरी 26 जनवरी आती है, भारत माता की जय। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जो सैनिक जिसने युद्ध में हिस्सा लिया, अपनी मां भारती के लिए लिया था। उसने इसलिए लिया था कि आपके बच्चे अनाथ नहीं हो, उसने अपने बच्चे को अनाथ करवा दिया था। उसने अपनी बीवी को विधवा बना दिया था, इसलिए नहीं, इसलिए कि देश के कोई भी मां बहन बेटी को अपने सिंदूर नहीं पहुंचना पड़े। उस सैनिक की वीरता का आपने इंजाम, मतलब क्या वो सब, उसको हमारे को इनाम दिया, बताता हूं। भारतीय सेना के, थल सेना के जनरल मानेकशॉ साहब थे, जो बहुत बड़े, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। और उनकी पेंशन तकात सरकार ने बंद कर दी। और सौभाग्य हो, कलाम साहब जैसा राष्ट्रपति आया, जो जब उनके जो डेथ बेड पे मिलने गए उनसे, तो जनरल साहब ने नहीं बोला, वो किसी ने बोल दिया उनको, साहब आप तो मिलने जा रहे हो, आपको पता है। तो उनको अचंभा हुआ, और वो करीब 1.5 करोड़ रुपए उनको बाद में भेजे गए। और दिल देखिए सैनिक का, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और वो सैन्य फंड में ट्रांसफर कर दिए। क्या आप उसको सैनिकों के हित का मानते हैं? दूसरी बात, जो सैनिक जो वहां पर हमारे युद्ध के दौरान जो सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की या नहीं की, आपके आदेश पे गए ना। आपको पता है 71 से पहले जो पेंशन मिला करती थी चेतना जी, बिल्कुल छोटी उम्र में जवान आ जाता है, तो उनकी पेंशन 75% ऑफ बेसिक होती थी। सुनिएगा, जो अपनी तनख्वाह, अपनी बीवी, अपने बच्चे, मेरा घर, मैं क्या करूं, सुनो, ये जो लोग 71 की गाथा गाते हैं, उसकी पेंशन काटकर 50% कर दी गई। ये इनाम मिला था भाइयों, ये इनाम मिला था हमें। अब सुनो, आखिरी इनाम बताऊं, आप पूरा देश गवाह है कि जब कोई सरकारी नौकरी कहीं भी किसी भी स्थल पर हो, उसमें आदमी कोई चक्कर में एक्सीडेंट से मर जाए, ठीक है चेतना जी, या घर में सोते सोते हार्ट अटैक हो गया, आप इतने जागरूक हैं अपने लिए तो कि, और राजनेता भी जागरूक है, आपको नतमस्तक भैया, इतने जागरूक हो, आपको पता है वोट लेना है। सैनिक तो वोट बेचारा पता ही नहीं कहां बॉर्डर में बैठा है। चेतना जी, पूरे देश में उनको जब डेथ हो जाती है, उनके परिवार को नौकरी दी जाती है। आप भी मानते हैं? दुर्भाग्य देश का, 71 से लेकर के आज तक अगर कोई सैनिक सामान्य परिस्थिति में सेना में मर जाए, और मर सकता है भाई, क्यों नहीं मर सकता, हम भी तो इतने बड़े लोग हैं, उनकी बीवियों को, आज भी बच्चे को कोई अनुकंपा नौकरी का प्रावधान नहीं है। तो देशवासियों, अब 71 में तो आपने ये कर लिया, अब आज आप मोदी जी को गाली दो या मोदी जी को भला कहो, उन्होंने तो साफ कर दिया। पर मैं एक सैनिक के नाते कह रहा हूं आपसे, देखिए
कौन क्या करता है अफवाहों में नहीं जाना चाहिए। सैनिकों का मान सम्मान करना आना तो दिलाइए। हर सैनिक को जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बच्चे को या वाइफ को नौकरी दिलाइए सेंट्रल गवर्नमेंट से, आज तक नहीं है। और ये तो राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 साल पहले की थी आंदोलन, में लेके चल रहा हूं, आज भी लेके चल रहा हूं। आपका समर्थन चाहिए, करवाइए आप घोषणा सरकार से कि आज के बाद कोई भी सैनिक किसी स्थिति में अगर उसकी मौत होती है तो जैसे दूसरी नौकरियों में उसके बीवी और बच्चे को अनुकंपा नौकरी दी जाती है, देंगे आप। ये दिखावा नहीं करना, कीजिए। मैं आपका अभिनंदन, मैं आग्रह करूंगा आपसे, हाथ जोड़ के विनती। और लास्ट बात मेरी, 71 का युद्ध हो चाहिए, आज का युद्ध हो चाहिए 99 का हो। युद्ध सेना लड़ती है और जो राजनीतिक नेतृत्व होता है वो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया हमारे साथ कितने वीर चाह के काम किया आपने, तो अब इसके बाद कृपया करके जो अभी सैनिकों ने शौर्य दिखा रहे हैं उनके साथ ऐसा मत कीजिएगा। और मोदी जी ने तो साफ कर दिया, वो तो आज मिलने गए हैं, तो ये चीजें ना हो। देश को एक साथ खड़े रहना चाहिए, मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। और घर में अगर कोई आपको शिकायत है तो एक घर में 2 भाई 2 बहनें बहू हम सब होते हैं, तो हम सब बैठ करके करते हैं। आज दिन है, जैसे भी हमारी भारतीय सेना चाहती है, और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है भाई, उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, गलती नहीं निकालनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा मेरा हाथ जोड़ के विनम्र आपसे निवेदन है। और जिस तरीके से कर्नल साहब आपने पूरी पर्दे के पीछे की तस्वीर को एक एक शब्द के द्वारा बताया है, जताया है, लोगों को मैं जानती हूं कि अब बखूबी समझ में आ गया होगा। असली तस्वीर अगर आपको देखनी है तो इसको आपको देखना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए लोगों के साथ। मैं मानता हूं चेतना जी, एक बात हमारे युवा बिल्कुल समझते हैं। युवा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता चेतना जी। जो मैंने 3 चीजें बताई वो अभी मोबाइल में ढूंढ लेगा जी, और वो एहसास करेगा कि यस अभी समय एकजुटता का है जी। और जिसका काम उसी को साजे, उसी को ये साजे। लाइन आपको सबसे पहले अगर याद रहेगी तो आप इन जितने भी मोमेंट हुए हैं उन पर आप सवाल नहीं उठा पाएंगे। वक्त है एकजुट रहने का, वक्त है सेना के साहस को नमन करने का, और वक्त है देशवासी अगर आप हो, भारतवासी अगर आप हो तो इसे प्रूव करने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया, सच्चाई हम सभी के सामने रखने के लिए। बस ये आग्रह है, युवाओं आपको सब पता है, बातों में नहीं आओ, आज का दिन देश के साथ खड़े होने का। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा ताकि उन लोगों को असल तस्वीर दिखाई दे और सच्चाई सुनना उनको अगर पसंद ना हो तो एक बार ये वीडियो तो स्किप करेंगे ही, सच ना सुनने वाले लोग, लेकिन सच्चाई उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए, इसलिए वीडियो शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।